हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर वीडियोस को। तो हमने एक पोल डाला था कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। सबसे ज़्यादा वोटिंग आई थी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो आज से हम जो अपने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात करें, देखो वैसे हम आपको जो है यूनिट वाइज लेक्चर प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन जो यूनिट 1 है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, इसका लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको हम जो है लेक्चर वाइज ही कवर करेंगे, कुछ कुछ पार्ट कवर करके स्टार्टिंग भी है। बाकी बाद के जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब सिंपल अगर बात करें तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हमारे टॉपिक रहेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब जो ये वाले न्यू वाले जो हमारा बना हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर हमारा ऑलरेडी कवर था। जो ये हम आपको करा रहे हैं ना, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा ब्रॉड लेवल में आपको मिलने वाला है। तो कुछ आपकी जो शिकायतें थी सारी मिट जाएंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी से कर लो, क्योंकि सारा कुछ आपको थर्ड सेमेस्टर का यहाँ यूट्यूब पर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं भाई जो टॉपर होशियार होते हैं, जिनको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भाई कमेंट करके लिखो और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना बच्चों के साथ। हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब देखो, जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है ना, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है, ये हमारे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और यहाँ पे 3 हमारे ग्रीक वर्ड आते हैं। सिंपल देखा जाए, माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रो एक हमारा वर्ड हो गया, सेकंड हमारा आता है बायो, और थर्ड हमारा आता है लॉजी। अब जो माइक्रो है उससे हमारा बनता है माइक्रोस, बायो से हमारा बनता है बायोस, और लॉजी से बनता है लॉगस। यानी कि सिंपल देखा जाए तो देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, यानी कि जो कोई छोटा है, और बायोस का मतलब बात हो रही होती है लाइफ के बारे में, या जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो कोई भी जिंदा है ना, उनके बारे में यहाँ बायो में बात हो रही होती है। और लॉगी का मतलब होता है लॉगस, और लॉगस का मतलब होता है साइंस। यानी कि सिंपली देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से हमको ये समझ आ रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एक हमारी साइंस की ब्रांच है, यानी कि जो हमारी साइंस होती है ना, उन्हीं की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कुछ स्मॉल, यानी कि जो छोटे लिविंग बींग्स के बारे में, जो बहुत ही छोटे होते हैं। अब छोटे कौन से बात हो रही होती है, तो यहाँ ऐसे छोटे जीवों के बारे में बात की जा रही होती है जिसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोविड-19 था, तो उस कोविड-19 हमारे कोरोना वायरस की वजह से हो रहा था। अब वो वायरस से हम लोग बच क्यों नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, कैजुअलिटी वगैरह हुई। इसके पीछे रीज़न क्या था कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और हम लोग को दिखाई ही नहीं दे रहा था। यानी कि सिंपली हमें यहाँ ये समझ आ रहा है कि हमारा जो कोई भी आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ हम लोग के साथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव भी हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, हम अपनी नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते। तो ऐसे छोटे छोटे जीव, यानी कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसी को हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। यानी कि सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं स्मॉल वाले, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं, जो हमारे 1 माइक्रोन से भी कम है। ये एक साइज को थोड़ा मेजर करता है, तो 1 माइक्रोन से छोटे ऐसे हमारे जीव होते हैं जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इनको हम नॉर्मली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब ये नेक्ड आई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत बार क्या है कि आप मान लो माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देख लिया होगा, तो जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तब तो आपको ये दिख जाते हैं, तो आंखों से तो दिख रहे हैं, लेकिन नेक्ड आइज का मतलब है कि आप नॉर्मल आंखों से देखने जा रहे हो तभी आपको दिखाई नहीं देते। तो इनको देखने के लिए आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो भाई सिंपल सा फंडा है, कभी भी कोई भी पूछे तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्मॉल लिविंग पार्टिकल, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जिनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए इनके बारे में बात करना भी जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, 4th सेम में जाओगे, 5th में जाओगे, आप इनको मारने के बारे में पढ़ोगे, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इनको किल करती हैं, तो ये सब बातें भी करोगे। इसीलिए जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आगे, मतलब फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है। जब आप आगे जाओगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये सब्जेक्ट। अब बात आती है कि भाई कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही होगी। तो देखो, एक हमारा एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल की तरह ही लिख सकते हो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लिखोगे एग्जाम्पल डेफिनेशन में देना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारे होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो ये हमारे होते हैं बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और स्मॉल को ही हम यहाँ पे माइक्रो, तो इन्हीं को मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे और देखा जाए कि भाई क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि ये तो हो गया, हमने इतना जान लिया कि माइक्रोबायोलॉजी में हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन क्या स्टडी करते हैं ये भी तो जानना है। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने बोला ना कि इस बार जो थर्ड सेम हम करा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से करा रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और सारा कुछ मिल रहा है, और एग्जाम पर्पज से एकदम सूटेबल है। आप जो भी लिख के
आओगे भाई एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। तो सिंपल यहाँ देखा जाए तो क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी हमारा जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, तो इनके क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या इनके फंक्शंस होगा, फिर ये अपने आप की ग्रोथ कैसे करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। यानी कि कोई भी एक बैक्टीरिया, मान लो ये हमारा एक बैक्टीरिया है, तो ये अपने आप से 1 से 2 कैसे बनाएगा, 2 से 4 कैसे बनेगा। जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा था तो वो कैसे कर रहा था, तो इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि कोई बीमारी कर रहे हैं तो हमारी ह्यूमन हेल्थ में, यानी कि हम लोग नॉर्मल हैं तो भाई हमारी ह्यूमन हेल्थ में ये बैक्टीरिया या वायरस क्या नुकसान कर रहे हैं। जैसे कोरोना ने क्या किया था, हमें आके कोविड तो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा था, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे डैमेज कर रहा था, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये एक्चुअल में कॉज कर रहा था। तो वही है कि भाई ह्यूमन हेल्थ के अंदर आके इसका क्या रोल होगा, क्या क्या बीमारी कॉज करेंगे, और लास्ट में क्या है कि भाई इनकी मदद से हम कुछ दवाइयाँ भी बनाते हैं। जैसे हमारी एंटीबायोटिक है ना, तो बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं वो, और उन्हीं से बनती भी हैं। ये सब आपको जब 4th और 5th सेम में जाओगे बहुत ही मज़ेदार है, आपको सब समझ आएगा। इंडस्ट्री में इनका क्या यूज़ होता है और इन्वायरमेंट में क्या है, यानी कि वैक्सीन वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हो गए, तो इनमें क्या क्या रोल है। तो ये सारी की सारी बातें हम इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में करते हैं। तो अब थोड़ा बहुत आप और बताओ कि भाई आपको लग कैसा रहा, जो इस थोड़ा नए तरीके से आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई कमेंट करके बताना, इसी तरह हम आगे के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। बाकी अब मैं बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हो, नए आए हैं, उनको बता दूं कि मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हो केयरवेल फार्मा, और हम प्रोवाइड करते हैं आपको बी फार्मेसी से रिलेटेड सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स विद फ्री हैंड रिटन नोट्स ऑन अवर वेबसाइट carevelpharma.in। अब देखो, ये जो आपको हिस्ट्री समझनी है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग वाला कंसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा स्टोरी के वे में समझाएंगे। इससे क्या होगा ना, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और याद भी रहेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी हिस्ट्री लिखोगे 2-4 तरीके होते हैं, हमने ये बहुत ही सिंपल वे में लिखा है जिससे आपको याद रहे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एरिस्टोटल, ये एक नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो कोई भी पूरा इन्वायरमेंट है, जैसे पूरी दुनिया है, उनमें इन्होंने बताया कि 2 तरह के लोग रहते हैं, लोग ही बोल लो। एक हमारे होते हैं लिविंग बींग्स, यानी कि जो जिंदा हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिविंग्स हो गए। एक इन्होंने बताया था कि नॉन लिविंग बींग, जैसे मान लो ये हमारी पेन है, तो अगर मैं इसको रख दूंगा ऐसे, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ना ये बढ़ेगी ना ये कम होगी, कुछ नहीं होगी, जब तक ऐसे रखेगी। तो इनमें कोई भी प्रोसेस नहीं चलती, कुछ नहीं होता, ये निर्जीव है। यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने बताया 2 तरह के हैं, एक होते हैं सजीव, एक होते हैं निर्जीव। सजीव जो जिंदा है, निर्जीव जो बिल्कुल कोई मतलब एक्शन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा दिया था अरिस्टोटल ने, और इन्हीं से फिर हमारे लिविंग बींग्स के बारे में, यानी कि इन्होंने जो सचिव बताया, यानी कि जो जिंदा है, लिविंग के बारे में बताया, उनके बारे में देन स्टडी वगैरह शुरू हुई, और उसी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे देन इन्होंने टर्म दिया था बायोलॉजी, और इसीलिए इनका नाम पड़ा था, मतलब इनको हम जो है फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो अरिस्टोटल हमारे सबसे पहले नाम, जब भी आएगी हिस्ट्री किसी भी बायोलॉजी के बारे में, अरिस्टोटल का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे हैं। उसके बाद 13th सेंचुरी में हमारे थे रॉजर बेकन। तो इन्होंने हमें टर्म दिया था डिजीज़ के बारे में, यानी कि कोई बीमारी, और इन्होंने ये बताया था, यानी कि जैसे कोई बंदा बीमार होता है नॉर्मली है, तो इन्होंने ये बताया था कि भाई कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं और हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब वो हमारी ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल किसी भी ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं, तो वो उसको बीमार कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने डाउट किया, और इन्हीं की वजह से हमें ये टर्म मिला था डिजीज़। यानी कि इन्होंने ये बोला कि जो डिजीज़ बीमारी हो रही है, तो कुछ ना कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो हम जिनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से बंदा बीमार हो रहा है। आजकल तो सबको पता है कि मान लो किसी को जैसे मलेरिया हो गया या कुछ हो गया, टीबी हो गया, तो हमें पता है कि एक बैक्टीरिया है, ये वायरस है, उनकी वजह से होता है। ये हमको आजकल पता है, नॉर्मल है। किसी वायरस, जैसे हमें कोरोना हुआ तो हमें पता चल गया कि भाई कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। लेकिन उस टाइम सोचो, थोड़ा एज्यूम करके देखो कि उस टाइम तो कुछ नहीं था। तो उस टाइम इन्होंने ये बात बताई, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसीलिए इनका नाम हम आज तक पढ़ रहे हैं कि कोई तो हमारे छोटे छोटे जीव हैं जिन्होंने क्या किया है कि वो हमें बीमारी कॉज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे एंट्री होती है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक के बारे, और फिर हमारे आते हैं लुई पास्चर। ठीक है, अब देखो ये पहले आए थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप साथ में लिख देना। तो जो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक है ना, इन्होंने क्या दिया था कि इन्होंने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि इन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है कि भाई हो रहा है, एक्चुअल बताया नहीं था कि क्या, इन्होंने बोला कि कुछ तो है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, और हो सकता है कि ये छोटे छोटे हों। देन इनको यहाँ साबित किया था एंटनी वैन ल्यूवेन ने। इन्होंने दिया कि कोई हमारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम यहाँ पे देख नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और इनके बारे में इन्होंने बताया था। इसीलिए इनको हम जो है एक्चुअल में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपका डाउट क्लियर होगा। जैसे कोई कोई बोलता है कि ये है, कोई कोई बोलता है लुई पास्चर। हमने भी पहले लुई पास्चर लिखा हुआ था, मैं दोनों डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो इनको एक्चुअल में हम जो है फादर ऑफ
ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अगर इन दोनों में नाम आता है तो आपको यही लिखना है, वैसे दोनों ही होते हैं, अभी समझोगे। बाकी इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव, जो हमें बीमारियां भी कॉज करेंगे, ये सब भी करते हैं। तो इनके बारे में स्टडी पूरी इन्होंने की थी, और इन्होंने ही जो है जो बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटिस्ट, जो हमारे एग्जाम्पल में हमने अभी देखे थे, तो इनके बारे में जो है इन्होंने ही खोज किया था, यानी कि बताया था माइक्रोस्कोप के अंदर देख देखे। इसीलिए ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनको सर्च मारा था। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं लुई पॉस्चर। अब जो लुई पॉस्चर है ना, इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे जो टर्म है, यानी कि इन्होंने खोजा था, लेकिन उस टाइम मतलब टर्म माइक्रोबायोलॉजी नहीं आया था। तो 1800 सेंचुरी में क्या हुआ था कि लुई पॉस्चर जो थे ना, उन्होंने ये माइक्रोबायोलॉजी टर्म दिया था। यानी कि इन्होंने बोला था कि जो हम माइक्रोब से होते हैं, माइक्रो इनकी स्टडी वगैरह करेंगे, तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है वो इन्होंने दिया था। इसीलिए इनको भी एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जाना जाता है। इसीलिए कई जगह आपको जो है लुई पॉस्चर भी ये दिखे मिल जाएंगे, और ये भी मिल जाते हैं। तो इनको भी हम जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी जानते हैं। अब इन्होंने दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, यानी कि कोई बीमारी वगैरह होती है तो कुछ जम्स की वजह से होती है। आपने सुना होगा भाई, नहाने जम्स छूट जाएंगे, जम्स जो दिखते नहीं है, तो जो एक्चुअल में बैक्टीरिया वायरस जो छोटे छोटे जीव हैं उनको जम्स भी बोल देते हैं। तो वो थ्योरी इन्होंने दी थी। इसके बाद इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी थी। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप लोग आज पढ़ते हो गए, सिंपल आपको बताऊं, कोई भी जो हमारी सर्जरी वगैरह होती है, हॉस्पिटल वगैरह में होती है, तो जो भी इक्विपमेंट होते हैं, मान लो कोई सिरिंज या कुछ भी है, तो उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये है, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया वायरस है, तो अगर वो इसके ऊपर चिपका हुआ है ना, तो पहले इसको स्टेरिलाइज करेंगे, यानी कि या तो यूवी लाइट मारेंगे या बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया वायरस हैं ये सब मर जाते हैं। और मरने के बाद क्या होगा कि अब जो हमारी निडल या जो भी हमारे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, इक्विपमेंट है, ये सब हमारे अब साफ स्वच्छ हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पेशेंट है उसको भाई काट फीड के रखते हैं, तो अगर उसमें एक भी बैक्टीरिया वायरस को चला गया तो उसको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, ऐसे अपने जो भी सर्जरी के ये सब होंगे इनका यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल साफ और सुथरे हैं, उन पर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, तो उनको स्टरलाइज करने के लिए हमारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन्होंने एक वर्ल्ड फेमस थ्योरी दी थी, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, जो आज भी हर घर में इस्तेमाल हो रही है। इनका मतलब क्या था कि जैसे कभी भी आप दूध लेते हो तो उस दूध में थोड़े बहुत बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इसलिए बोलता है कि कच्चे दूध को नहीं पीना चाहिए। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो दूध है ना, उसको आप 30 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर रख दोगे, और उसके बाद क्या होगा, उस दूध के अंदर जो भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया कुछ भी होंगे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे, और उसके बाद जो दूध है वो पीने लायक हो जाएगा। तो इन्होंने ये बैक्टीरिया देखा, क्योंकि भाई दूध आपको बताया काट के निकाला जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो भी माइक्रोब्स सबको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क वाली थ्योरी दी, जो आज भी हर घर में इस्तेमाल की जा रही है। और इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है अपनी माइक्रोबायोलॉजी में, और इसीलिए इनको जो है एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे जानते हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक एंट्री होती है लॉर्ड जोसेफ लिस्टर के बारे में। अब ये ऐसा नहीं देखो, अगर आप सन देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी उसी दौरान थे। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जैसे जब सर्जरी वगैरह होती है, तो पहले जो सर्जरी थी ऐसे ही कट पीट कर दिया, सर्जरी होना शुरू हो जाती थी। इन्होंने बताया कि जब भी आप सर्जरी करो या कुछ भी कर रहे हो, तो सर्जरी से पहले आपको एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल से क्या होगा कि जैसे आपने डिटॉल सुना होगा कि कुछ भी हो डिटॉल से क्लीन कर लो। जो मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जो भी कुछ होता है जो इक्विपमेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करते हैं ऐसे करके, यानी कि मान लो एक ऐसा होगा जिसमें डिटॉल भर के ऐसे रख देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया वगैरह है उसमें डेवलप ना हो पाए। तो इन्होंने ये वाली यहाँ पे थ्योरी दी थी, एक्चुअल में कंसेप्ट दिया था कि जब भी सर्जरी वगैरह करते हो तो आपको क्या करना है कि अपने जो भी, जैसे जो वियर करते हैं हम, ग्लव्स वगैरह कुछ भी करते हैं, उनको आपको क्लीन करना है। और इसमें एक सॉल्यूशन दिया था, 5% कार्बोलिक एसिड का सॉल्यूशन दिया था। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, यानी कि उन्होंने सर्जन्स वगैरह को इंस्ट्रूमेंट किया था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, यानी कि लोग मान नहीं रहते क्योंकि भाई उस टाइम लग रहा कि नुकसान ना हो जाए पेशेंट वगैरह को। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये बोला था कि आपको जो भी ग्लव्स वगैरह है उनको क्लीन करना है, अपने हाथों को धोना है, और ये सब क्या करना है आपको 5% कार्बोलिक एसिड से करना है। इससे क्या होगा, ये एज एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। इससे क्या होगा, आपके जो भी होंगे ये सब क्लीन हो जाएंगे और उस पर एक भी माइक्रोब वगैरह नहीं रहेगा। तो इसीलिए इनको क्या है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में एंटीसेप्टिक को मतलब कंसेप्ट को लाया था सर्जरी करने से पहले। देन इसके बाद हमारी एंट्री होती है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। और भाई इन्होंने जो काम किया था ना, ये मान लो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। जैसे मान लो आप हो अभी तो सब कुछ खोजबीन हो चुका है, तो हमको लगता है क्या खोजे वो, तो आप भी चाहो तो कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया था ना, बहुत ही मजेदार है। तो ये एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये क्या कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो जो पैट्री डिस्क होती है ना, इस तरह की एक डिस्क होती है, आपको माइक्रोबायोलॉजी या लैब में दिख जाएगी। अब क्या कर रहे थे कि वहां पर इन्होंने क्या रखा था
कि ये रिसर्च वगैरह कर रहे थे और एक पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरिया वगैरह से कॉलोनीज पड़ी थी। आप ये आगे पढ़ोगे कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं हम कॉलोनी के रूप में, यानी कि जब एक साथ होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो आप उनको एक बार देख नहीं सकते, तो इस तरह उनकी कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। तो ऐसे वो रिसर्च कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे, कहीं चले गए और उनकी खिड़की के पास, यानी कि मान लो इस तरह से खिड़की थी, वहां पे उनका ये मतलब पेट्री डिश रखी हुई थी, ऐसे ही रख दिया। अब क्या हुआ, खिड़की से एक फंगस थी, तो फंगस क्या हुआ ना, आके यहाँ पे पहुंच गई। अब उस फंगस ने क्या किया ना कि वो जो एरिया था, मान लो ये पूरा हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये पूरा हमारा रेड एरिया है, ठीक है, और इसमें हमारी क्या थी, पूरा का पूरा वो बैक्टीरिया भरे हुए थे। अब जो फंगस आई उसने क्या किया कि फंगस यहाँ से आई और उसने यहाँ पे अपना जो है इनको मारना शुरू कर दिया, जो बैक्टीरिया थे। और जब वो आए, उन्होंने जब वापस आके उस पेट्री डिश पे नजर पड़ी, उन्होंने क्या देखा कि इतने एरिया में फंगस था ना, तो केवल इतने बैक्टीरिया रह गए और इतने बैक्टीरिया यहाँ से क्लीन हो गए, मर चुके थे क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने देखा ये क्या हुआ, तब उन्होंने इसको क्या किया कि इस तरह हमारी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज हुई थी। और ये किसके द्वारा हुई थी, हमारी फंगस पेनिसिलिन नोटाटम, यानी कि जो ये फंगस आया था उसका नाम था फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। और इस पेनिसिलियम नोटाटम की वजह से ही जो हमारा पहला ये एंटीबायोटिक, क्योंकि इसी फंगस से बनाया गया, तो हमारी पहली एंटीबायोटिक बनी और उसका नाम हमने रखा पेनिसिलिन। और ये जो फंगस है ये हमारी एक तंबाकू की लीफ, यानी कि एक पत्ती थी ना, उससे आइसोलेट किया गया था। तो इस तरह करके हमारी पहली पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक बनी थी और इसको खोजा गया था 1928 में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, उन्होंने क्या किया, और पेनिसिलिन जो हमारी है वो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, कितने सन में खोजी गई थी, 1928 में। तो ये सब आप पढ़ लेना। और इसी के लिए, यानी कि जो इन्होंने खोजा था, इसके लगभग 22 साल बाद उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में। तो ये बहुत बड़ी, यानी कि इसके बाद एक तरह से क्रांति आ गई थी एंटीबायोटिक का। और भाई आज तो इतना है कि इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब तो लोगों में मतलब रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, काम ही नहीं करती है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मतलब एक चेंज आया था हमारी माइक्रोबायोलॉजी में, और बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन फील्ड में भी हमारा चेंज आया था। देन अब देखो ये हमारा पूरा हिस्ट्री हो गया, इतना आप लिख के आ जाओगे, आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि भाई सारा क्वेश्चन हमारा बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आता है, तो मोर देन इनफ है। फिर हमारी आती है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो जो आजकल चल रही, तो अब क्या चल रही है कि डिस्कवरी ऑफ नए नए वायरस, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, हमारी डिस्कवरी होती रहती है। फिर हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये आप एम फार्मेसी के लेवल पे जाके पढ़ोगे, ये आ गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है माइक्रोब्स के ऊपर से। फिर हमारी इम्यूनोलॉजी, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी चल रही है, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, बायो, ये सब हमारी चल रही है। और हमारी डिफरेंट इन्फेक्टिव डिसीज हो गया, माइक्रोबायोम हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ये डिफरेंट, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में क्या चल रहा है ना, एक्चुअल में नई नई खोजबीन हमारी चलती जा रही है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री नहीं है, एक्चुअल में प्रेजेंट ही हो गया, बस इसको यहाँ पे लिख दिया गया, तो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या ब्रांचेस है, आप क्या क्या पढ़ सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल नाम ही आप लिख के आ जाना। तो जैसे पहला हमारा होता है बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया प्लस लॉजी, लॉजी होता है साइंस, यानी कि सिंपल देखा था ये एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। अब क्या क्या करेंगे, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, इन सब की स्टडी हम करेंगे बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरिया से क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। फिर हमारा आता है वीरोलॉजी, इसमें वायरस के बारे में हम स्टडी करते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करेगा, और वायरस क्या करता है ना, उसकी खुद की मतलब वो नहीं होती, होस्ट पे जाके अटैक करके काम करता है। फिर हमारा आता है माइकोलॉजी, तो इसमें हम फंगाई जो हमारा होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, मशरूम वगैरह इनके बारे में। फिर पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कैसा क्या, ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। फिर हमारा आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि देखो मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैं वो ह्यूमन डिसीज में क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे डिजीज करते हैं, और हम ट्रीटमेंट में, यानी कि जैसे एंटीबायोटिक का पूरा हो गया रोल, इसमें हम कर सकते हैं। और डायग्नोस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट, ये सारा हो गया। और लास्ट में हमारी आती है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, जैसे कोई दवाई होगी, मेडिसिन हो गया, उसमें हमारा माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और हम यहाँ पे इसी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब जैसे देखा जाए तो मान लो ये सिरप है हमारी, ठीक है। अब जब आप इसका यूज़ करते हो, बार बार ढक्कन कैप करोगे ओपन, तो इन्वायरमेंट में कुछ कुछ हमारे माइक्रोब्स हैं वो उसमें एंट्री कर सकते हैं, और जब एंट्री करेंगे तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह भी डाले जाते हैं। तो ये सब हमारा क्या है कि जो स्टडी है ये माइक्रो के अंदर आ जाती है। कोई टैबलेट है उसमें माइक्रो मतलब इसको कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, उसकी स्टडी हो गया। फिर हमारा एक ये और मतलब ये हमारा क्या है, स्टेरिलाइजेशन का एक इक्विपमेंट है। इसमें क्या है कि कोई भी हमें वो करना हो स्टेराइज, इसके अंदर हम रख देंगे, इसको चालू करेंगे, हॉट एयर ओवन एक तरह से चालू करके सब किल कर देगा। और वही फंदा है कि इसमें स्टैनिंग के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। तो ये सब कुछ ब्रांचेस हैं जो आप आगे जैसे जैसे जाओगे आपको सारा कुछ जो है पढ़ने को मिल जाएगा।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, यानी कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लेते हो तो आगे क्या क्या इसमें आप कर सकते हो। तो देखो, वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी के क्या स्कोप है, हमने ब्रांचेस के अंदर भी जाना है, क्योंकि जो ब्रांचेस है वो भी इसके स्कोप में ही आ जाता है। पर बाकी हम बात करें, जैसे पहला हमारा आता है मेडिकल फील्ड। तो देखो, मेडिकल फील्ड में क्या है कि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या होता है, कुछ डिजीज हो जाती है इस माइक्रोब्स की वजह से, उनकी स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या क्या है, तो उसका डायग्नोसिस, यानी कि कोई बीमारी है कैसे उसको देखेंगे, चेक करना, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ये सब बातें होंगी। फिर हम बात करें पब्लिक हेल्थ में, तो जैसे वैक्सीनेशन वगैरह होता है, डिसीज कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब बातें होगी। फूड न्यूट्रिशन में देखा जाए तो फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन वगैरह, जैसे कई केस में क्या है कि बैक्टीरिया वायरस का यूज़ किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, जैसे हमारा दूध होता है ना, तो दूध से दही बनता है। अब दूध से दही बनने के लिए ना एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया भी हमारे दो तरह के हो जाते हैं, एक हमारा गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो गुड और बैड, गुड हमारे अच्छे वाले, बैड अच्छे बुरे वाले होते हैं। तो एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से दूध से दही बनता है, उसका नाम चलो कमेंट करके बताओ। फिर हमारी आती है इम्यूनोलॉजी, इसमें क्या है, इम्यून सिस्टम हमारे, मतलब इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे, ब्रांच आ जाएगी। फिर एग्रीकल्चर क्या है, तो जो एग्रीकल्चर खेती होती है ना, उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, ये आता है। फिर हमारा आता है इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्री में तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक बनता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक हो गया हमारा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, एल्कोहल्स हो गया, तो ये सब हमारे माइक्रोब्स की मदद से बनेंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है कि माइक्रो के बारे में आगे स्टडी चलती जा रही है, आप रिसर्च डेवलपमेंट में जा सकते हो, जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। R&D डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें आपको बहुत सारे स्कोप है। तो माइक्रोबायोलॉजी के कुछ स्कोप आप ये लिख के आ सकते हो, बहुत ही ईजी, कुछ ऐसा है नहीं। अब हम थोड़ा सा आखिरी टॉपिक यहाँ आज का बात करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो इंपोर्टेंस जो हमने ऊपर पढ़ा वही है कि हमें क्या करना है, अपनी पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है इस माइक्रोबायोलॉजी की मदद से। जो बाकी के प्रिवेंट आउटब्रेक, जैसे एकदम कोरोना वायरस आ गया, तो अगर हमें कोविड, जो कोरोना वायरस के बारे में पहले से थोड़ा पता था, लेकिन हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, उसके आउटब्रेक को प्रिवेंट कर सकते थे माइक्रोबायोलॉजी की मदद से। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिए जाते हैं जो माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो ये सब काम भी आप कर सकते हो। फिर जो इन्फेक्टेड डिसीज़ है, यानी कि किसी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है किसी माइक्रो बैक्टीरिया किसी की वजह से, तो उसको हम यहाँ समझ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। फिर नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बना रहे हैं, नई नई वैक्सीन बना रहे हैं। फिर हमारी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में हमारे बहुत रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस है। और आखिरी में जैसे एडवांस से कर रहे हैं कि हम माइक्रोब्स की मदद से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स वगैरह भी बना सकते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के बहुत ही वास्ट स्कोप है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे जो ग्लोबल चैलेंज आ रहा है उसको एड्रेस करने में हमारी हेल्प करती है, ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करती है, और हमारे आस पड़ोस की दुनिया को समझने में हमारी ये हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी। तो आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब भाई कमेंट करके बताओ फटाफट कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करो और सभी के पास शेयर कर दो कि माइक्रोबायोलॉजी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो, सारा कुछ मिल गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।